डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी एमसीक्यू सीरीज, उसके अंदर आज हम चैप्टर 7 का जो पार्ट नंबर 3 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और पार्ट 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 टू 45। इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम 30 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। और इन क्वेश्चंस को आप एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में ले सकते हो, किनके लिए, जो नीट है हमारे, सीयूटी है, और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके अलावा यदि आपने फर्स्ट पार्ट, इसके पहले दो पार्ट्स वो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आपने वो देख लिए फिर आपके ये जो हम क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बड़े ही ईजी रहेंगे, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जो भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी बातें हैं मेन मेन इंपॉर्टेंट, वो आपको इसके प्रीवियस पार्ट्स में हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनके जो पार्ट्स के लिंक हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन वो सोल्व कर लेते हैं आज का। वैसे क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा आपका, 31 रहेगा। साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं कॉलम ए में, और कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है, उनके आइडियाज दिए हुए हैं, क्या क्या उन्होंने थ्योरी डिस्कस की थी। तो जैसे डार्विन है, डार्विन को हम समझते हैं किसके लिए माने जाते हैं, ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है, वो इन्होंने दी थी। बड़ा ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल पहले तो 10th क्लास में ही आता था। वो बात अलग है कि अब ये चैप्टर 10th से इसका पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओप्रेन और हाल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने किसके बारे में बताया था, ए बायोजेनेसिस के बारे में ही डिस्कशन। ए बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से ही हमारे जो लिविंग थिंग्स के कुछ जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो बने हैं। और केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी है, जो मिलते जुलते से हैं, केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी है वो दी थी यूरे एंड मिलर ने। यूरे एंड मिलर ने इन्होंने बताया था कि इस तरीके से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं। और एबायोजेनेसिस का मतलब क्या था कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। इसके अलावा जो हमारा लेमार्क है, लेमार्क ने बताया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, लेमार्किज्म भी इसको बोला जाता है। तो यदि आपको ए और सी भी ध्यान है तो उससे भी आप देख सकते हैं, हम क्लैरिटी ले सकते हैं। ए का क्या है यहाँ पे, ए का हमारा आया है फोर्थ। ए का फोर्थ देखे तो दो जगह पे आया हुआ है, ये ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट चले जाएंगे। उसके बाद हमने बात की है सी की। सी का हमको यहाँ पे आ रहा है सेकंड। यदि सी का सेकंड है तो सी का सेकंड तो दोनों में ही है। उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, ओप्रेन पे। ओप्रेन ने क्या बताया है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम की जो थ्योरी है वो वैगनर ने दी है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए का क्या रहेगा यहाँ पे फिर, थर्ड रहेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा करेक्शन की तरफ बढ़ना है। एक दो यदि आपको ध्यान है इस प्रकार के टेबुलर क्वेश्चन के लिए, कई बार तो आपको एक दो क्वेश्चन से ही ध्यान से ही पूरी सॉल्व हो जाती है, और कई बार इजी के लिए आप सब भी मिला के देख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इन 1953 मिलर क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में उन्होंने क्या है, सारी की सारी वो कंडीशन तैयार कर ली थी, जिनके बेस पे उन्होंने क्या शो किया कि कैसे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ चीजें हैं वो बनी। और उन्होंने क्या क्या लिया था, टेम्परेचर हाई रखा था, लो टेम्परेचर नहीं रखा था, हाई टेम्परेचर रखा था, वोल्केनिक स्ट्रॉम्स थे, नॉन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट नहीं था, क्या था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। वोल्केनिक स्ट्रॉम्स का मतलब क्या है, कुछ ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन उन्होंने तैयार की जो वोल्केनिक स्ट्रॉम्स जैसे जो धुआं वगैरह है, पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो एटमॉस्फेयर में बने रहें। और इस एटमॉस्फेयर में रिड्यूसिंग में उन्होंने कौन कौन सी गैसेज ली थी, NH4 मतलब हमारी मीथेन, और NH3 अमोनिया, अमोनिया लिया था, जो कि अमाइनो एसिड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो कंडीशंस की बात पूछी आपसे, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। व्हाट इज द एक्सप्लेन थ्रू मार्सुपियल मैमल्स। मार्सुपियल मैमल्स की दो कैटेगरी हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। मैमल्स क्या हैं, जो मेमरी ग्लैंड्स जिनके पास होती है। मैमल्स में एक तो होते हैं प्लेसेंटल, प्लेसेंटल जिनके अंदर प्लेसेंटा होता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म में जितनी भी डेवलपमेंट होती है ना, जैसे हम हैं, हमारी जितनी भी जो अर्ली डेवलपमेंट होती है, जाइगोट से फीटस बनता है, वो मदर वोम में डेवलप हो जाता है, मदर वोम में।
ही डेवलप हो जाता है। लेकिन जो प्लेसेंट ये होते हैं ना मार्सोपियल्स एनिमल्स होते हैं, ये क्या है, ये कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होती है फीटस की, वो कुछ हम बोल सकते हैं अंडर डेवलप्ड कंडीशन में ही उसकी डिलीवरी हो जाती है। और उसको फिर क्या कराया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए इन ऑर्गेनिजम्स के पास एक एक्स्ट्रा पाउच होती है जिसको हम ब्रूड पाउच बोलते हैं। ब्रूड पाउच जिसके अंदर क्या है, वो जो अंडर डेवलप्ड जो यंग बेबी है उसको रखा जाता है, और उसके बाद क्या उसकी डेवलपमेंट वहां पे की जाती है। उसको आपने देखा हो कंगारू के अंदर भी हम देखते हैं एक ब्रूड पाउच होती है जिसमें आगे वो एक छोटा सा जो उसके बच्चे हैं उसको कुछ डेवलपमेंटल स्टेज तक उसको रखा जाता है, और एक प्रकार के पेरेंटल केयरिंग को वो शो करता है। तो प्लेसेंटल में प्लेसेंटा होता है और सारी डेवलपमेंट मदर वोम के अंदर डेवलप हो जाती है, और उसके बाद क्या है, डेवलप्ड डेवलप्ड जो इन्फेंट है वो डिलीवरी उसकी होती है। इसमें अंडर डेवलप्ड कंडीशन में ही डिलीवरी होती है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक पैरेलल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कैट हैं वो दोनों मार्सुपियल और प्लेसेंटल में मिल जाती हैं, कुछ एंटीटर्स है, पूरी एक टेबल दी हुई है, और उस टेबल में किसके बारे में समझाया हुआ है, उसमें यदि हम बात करें अडप्टिव रेडिएशंस से रिलेटेड बात की हुई है। वो टॉपिक ही अडप्टिव रेडिएशन में आता है। अडप्टिव का मतलब क्या है, जो ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादातर मार्सुपियल मैमल्स पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो हमारे बाकी के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे अलग है, और इस अलग जगह पे होने की वजह से एक प्रकार की यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या आ गई, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ चुकी है। और रिप्रोडक्टिव में भी कैसे, जियोग्राफिकल मीन्स मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ के ऑर्गेनिज्म है ना अपने हिसाब से एक नया डेवलपमेंट है वो देखते हैं इसमें। और काफी सारे ऑर्गेनिज्म देखते हैं हम इसमें, कैट के अंदर भी मार्सुपियल भी आ जाती है, एंटीटर्स में भी आ जाती है, मतलब जो मार्सुपियल करेक्टर है या ब्रूड पाउच वाला करेक्टर है ना वो सभी ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। एक मैमल्स के अंदर से काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व होती हैं, डाइवर्जेंट टाइप की कंडीशन देख सकते हैं हम। और डाइवर्जेंट में यही समझा जाता है एंसेस्टर उनका कॉमन है, और वहां से फिर क्या है, काफी सारी रेडिएशंस निकली हुई हैं, अडप्टिव रेडिएशंस बोल सकते हैं, जो जिस टाइप का ऑर्गेनिज्म है उसमें वो अपने आप को सर्वाइव किया हुआ है। तो कॉन्टिनेंटल अडप्टिव रेडिएशन का ये एग्जाम्पल माना जाता है, मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल से रिलेटेड जब आपके जिक्र आ जाएं। और दोनों के बीच में इनको पैरेलल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो पैरेलल ही चला है, यदि वहाँ पे कैट का इवोल्यूशन हुआ तो वहाँ भी कैट हुई है, डिफरेंट इसलिए बस उसमें मार्सुपियलिटी है, वहाँ पे प्लेसेंटल या प्लेसेंटा उसके अंदर बना हुआ है, उसमें ब्रूड पाउच है। तो मैमल्स के ही दो ग्रुप हैं ये, क्वेश्चन बन जाता है, ये आप इसकी भी प्रैक्टिस रखें। हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन डायरेक्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट के नाम से है, फादर सुदरेज ने, सुडरेज भी बोल सकते हो, इन्होंने इसको क्या मानना था, ऐसा मानते थे स्पेशल क्रिएशन मीन्स किसी एटर्निटी की भी बोल सकते हैं हम, थ्योरी ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी में मतलब कोई एक स्पेशल सुपर पावर ने ही क्या है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इवोल्व किया हुआ है, और जैसे वो पहले थे ऐसे कैसे ही वो आए हैं, उनमें कोई इवोल्यूशन नहीं देखा गया है। शुरुआत में जैसे बने थे ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमारे जो स्पेशल क्रिएशन में बोला जाता है कि जो बर्मा है उन्होंने ही जितने भी जो ह्यूमंस हैं सबसे पहले ह्यूमंस को बनाया था, और वो ह्यूमंस आगे की तरफ बिना किसी इवोल्यूशन के आगे बढ़े हैं। एटर्निटी में यही है, स्पेशल क्रिएशन की बात यहाँ पे की जाती है। जबकि एफरेडी क्या है, एफरेडी ने जो हमारी स्पॉन्टेनियस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसको इन्होंने डिसप्रूव किया था, रिलेटेड याद रख सकते हो, डिसप्रूवमेंट दिया था। इसके अलावा एरिस्टोटल को तो फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी माना जाता है। प्रेयर से रिलेटेड डिस्कशन मेरे ख्याल से 12th क्लास में नहीं है, आप इससे रिलेटेड वैसे नेट पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, इन विच हीयर आर डी विनबर्ग लॉ वाज प्रपोज्ड। आर डी विनबर्ग का जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 1, फिर पी प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो ये जो लॉ है ये किस सन में इन्होंने दिया था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, 1908 के अंदर ही दिया था, ये रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। अब आपसे पूछा है अर्थ का इवोल्यूशन कब माना जाता है, इवोल्यूशन सॉरी ओरिजिनेशन, दोनों वर्ड अलग हैं, ओरिजिनेशन मतलब बनना, इवोल्यूशन मीन बनने के बाद चेंज ही जाना। तो अर्थ का
ओरिजिन है जो लगभग 4.5 या फिर 4.6 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है। मिलियंस में यदि हम कैलकुलेशन करें तो 4500 से 4600 मिलियन ईयर्स एगो मानते हैं हम। और यदि 5 की बात आ जाए, 5 बिलियन साल पहले, या फिर हम बात करें 5000 मिलियंस ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो यदि हम बात करते हैं, वो आता है सन का ओरिजिन। तो यहाँ पे सन का ओरिजिन के बाद ही अर्थ का ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे हालांकि डायरेक्ट आंकड़ा तो आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन हम थोड़ा सा जो करेक्टली मान सकते हैं 4000 मिलियंस ईयर्स एगो। वैसे तो रियल आंसर तो आपका यहाँ पे 6 या फिर 5 होना चाहिए, तब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 की तरफ हम नहीं, 5000 की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि तब तो मून, ये जो हमारा सन है, सन का ही ओरिजिन हुआ था। तो रियल यदि हम क्वेश्चन की बात करें, लगभग 4000 मिलियंस ईयर्स एगो ही माना जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस ए प्रॉपर फॉर ए बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में क्या बोला जाता है? जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है ना, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, उसी से ही क्या है, न्यू लाइफ ओरिजिनेट होती है। और किसके जरिए? रिप्रोडक्शन के जरिए। और ये थ्योरी यदि हम बोल रहे हैं, किसका उल्टा होता है? ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस। और पहले ऐसा मानते थे कि ऑर्गेनिज्म है, पहले कुछ गली सड़ी चीजों से ही बन जाते थे, इस तरीके से अपने आप ही बन जाते थे। तो उस थ्योरी को डिस्प्रूव करके लुइस पास्चर ने यह बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही न्यू लाइफ ओरिजिनेट होती है। लुइस पास्चर लुइस पास्चर ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसके द्वारा एक, हम बोल सकते हैं, वन नेक शेप्ड फ्लास्क, एक फ्लास्क लिया था और उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही न्यू लाइफ बनती है, बायोजेनेसिस की। बायोजेनेसिस का याद रखना। ए बायोजेनेसिस में क्या था? नॉन लिविंग थिंग से बोला गया था। इसमें हम लिख सकते हैं न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म थ्रू रिप्रोडक्शन। ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, प्रॉपर मतलब ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विच फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग विद द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की यदि हम बात करें, एक तो था थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और एक होता है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। और थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में हम किस किस की बात करते हैं? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में आती है आपकी डार्विन की थ्योरी, लैमार्क की थ्योरी, और यूजोडी वेरिज की म्यूटेशन थ्योरी। और यदि ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसमें आ जाती है एटर्निटी, मतलब जो स्पेशल क्रिएशन, बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस, ये आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अभी यदि ओरिजिन ऑफ लाइफ का आ जाता ना, उस केस में तो हम ऑल ऑफ दीज की तरफ बढ़ते, ऑप्शन मिलता। अब इसमें किसकी बात पूछी है? ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन। तो ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन में ये थ्योरी कोई भी बिलोंग नहीं करती है, कोई भी डज नॉट बिलोंग मतलब नहीं बिलोंग करेंगी। बिलोंग कौन कौन सी करती हैं? ये 3 थ्योरी करती हैं, हमारी बुक के अंदर इन्हीं थ्योरीज का जिक्र किया हुआ है। तो आपको इन दोनों आपस में इन थ्योरीज को भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। हालांकि फर्स्ट पार्ट में मैंने काफ़ी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज हैं वो बता दी थी, कौन कौन सी 4 से 5 थ्योरी हैं ओरिजिन में आती हैं। इवोल्यूशन में आपका, क्योंकि बनने का मतलब अलग होता है कि वो मतलब लाइफ कैसे आई है धरती पे, ओरिजिन कैसे हुई है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बनने के बाद उसमें चेंजेस क्या आए हैं, वो अलग थ्योरीज आती हैं। तो ये आपको दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन द कोर ऑफ अर्थ। ये आपका क्वेश्चन सिंपल, वैसे जियोग्राफी से रिलेटेड मान लो इसको, या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड, या बायो जियोग्राफी से रिलेटेड। तो इसमें हम आयरन और निकल ज़्यादातर हमारे किस में मिलता है? कोर के अंदर। तो अर्थ के अलग अलग पोर्शन होते हैं, जैसे एक कोर है, उसके बाद बीच वाली लेयर मेंटल हो जाती है, और ऊपर की जो लेयर है वो क्रस्ट होती है। क्रस्ट में तो ज़्यादातर एल्यूमिनियम मिलता है, और कोर के अंदर क्या रहता है? मेनली आयरन और निकल रहता है ज़्यादातर। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, और इसी की वजह से ऐसा मानते हैं ये मोमेंट वगैरह है ना, इस कोर के अंदर ही ज़्यादातर क्या है, मोल्टन स्टेट मिलती है।
मोल्टन स्टेट या लावा, और इस लावा की वजह से ही क्या है, पार्टिकल्स, आयरन के पार्टिकल, निकल के पार्टिकल वो मूव करते रहते हैं, और इन मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्रिएट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। और उसी इफेक्ट की वजह से हम पढ़ते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसकी वजह से ही वो जो रेडिएशन या फिर मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ की मूवमेंट की वजह से ही होता है, क्योंकि ये स्टेट ही ऐसी है जहाँ पे मोल्टन में आपको चीज़ें काफ़ी हाई टेम्परेचर पे अर्थ के अंदर कंडीशंस है वो मिलती हैं। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग एलिमेंट वाज एक्टिव इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। हम कर चुके हैं क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, या फिर आप इसका डायरेक्ट आंसर है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब हम इसे प्रीवियस चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए की बात करते हैं ना, डीएनए किससे मिलके बनता है, न्यूक्लियोटाइड से, और काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, तो इसलिए इसको पॉली न्यूक्लियोटाइड भी बोला जाता है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होती है, मेनली 3 चीज़ें होती हैं, इसके अंदर आपका नाइट्रोजीनियस बेस होता है, इसके अलावा शुगर होती है, इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप होता है। शुगर में आपकी 2 हो सकती हैं, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। एंड की जगह यदि मैं और वर्ड यूज करूं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या तो राइबोज हो सकती है या फिर डीऑक्सी राइबोज। ऐसे ही नाइट्रोजीनियस बेस में भी 2 हो सकते हैं, या तो प्यूरिन मिलेगा या फिर हेमडीन मिलेगा। ये और वाली बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि और का ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहेगा इस क्वेश्चन में। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन नहीं होते, प्यूरिन और पायरिमिडिन में से कोई एक मिल सकता है आपको किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। और एक इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है, यदि आप फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देते हो न्यूक्लियोटाइड में से, न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप को यदि आप रिमूव कर देते हो, तो वहां से सिंपल क्या बनता है आपका, न्यूक्लियोसाइड बच जाता है। अब इसमें देख सकते हैं हम प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, न्यूक्लियोटाइड में दोनों नहीं होते हैं, कोई एक होता है। ये एंड और पे ही उलझ सकते हो आप, इसलिए थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है। तो बी आएगा, और शुगर एंड फॉस्फेट भी होते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बी एंड डी वाला। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, लाइफ की फॉर्मेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो इसमें हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड भी होता है और न्यूक्लिक प्रोटीन, ये दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं। न्यूक्लिक एसिड के पास क्या है, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी चेंजेज आए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में तभी जा पाएंगे। और ये बड़ा जरूरी है कि चेंजेस आए हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाना चाहिए, और वही इवोल्यूशन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ के लिए ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी इनके बगैर तो वैसे काम भी चल सकता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों ही। और आपके साथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या रहेगी आज की, तो बायोलॉजी का जो कंटेंट आपको यहाँ पे पसंद आता है, बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, जो भी कंटेंट, ऐसे ही कंटेंट के लिए आप जो फर्दर चैनल है दूसरा, बायोलॉजी बाय दीपक नैन, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब रखें। इस चैनल पे आपको काफ़ी सारा जो कंटेंट है पीडीएफ फॉर्म में भी उसके लिंक्स हैं वो दिए हुए हैं, साथ में एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक ऑर्डर्ड या आप बोल सकते हो ऑर्डर्ड मैनर्स में प्लेलिस्टें मिल सकती हैं, जिसके अंदर आप हर चैप्टर से रिलेटेड, यूनिट वाइज, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बात करें तो 1 मार्क्स क्वेश्चन की स्पेशल प्लेलिस्ट, 2 मार्क्स की अलग, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस तरीके से आपको बिल्कुल प्रॉपरली हर टाइप का जो कंटेंट है वो आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। और बायोलॉजी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, केवल एनसीईआरटी से रिलेटेड, ज़्यादा फर्दर डिस्कशन नहीं है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड जो भी कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और साथ में कुछ वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसे एनिमेशन लिंक मिलेंगे जिससे आपको और इंटरेस्टिंगली उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। इसलिए जो आपको 1 शॉट लेक्चर्स वाली जो सीरीज है या प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जब आप कंप्लीट चैप्टर को पढ़ लेते हो नोट्स की फॉर्म में, हालांकि नोट्स की फॉर्म में ही आपको कुछ वीडियोज हैं वो मिलती हैं, जैसे हम कॉपी पे समझाते हैं किसी को इस तरीके से, हालांकि उसमें मेरा फेस वगैरह नहीं दिखे, तो आप नॉर्मली उसमें क्या करें, उसको अच्छे ढंग से आप कवर कर सकते हो, कंटेंट को कवर कर सकते हो कहने का मतलब। और ऐसे भी स्मार्ट बोर्ड से भी आपको काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, पैरेलल चल रहा है चैनल के साथ ही, तो आप दोनों को सब्सक्राइब रखें, और काफ़ी कुछ कंटेंट बायोलॉजी से रिलेटेड आप वहाँ से भी सीख सकते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कोसर्वेट्स कंटेन एज डिफरेंट क्वांटिटी। अलग अलग क्वांटिटी किस किस की मिलती है। कोसर्वेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था ओप्रेन एंड हाल्डन ने। ओप्रेन एंड हाल्डन नाम के जो दो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कोसर्वेट्स की थ्योरी है वो दी थी। और एबायोजेनेसिस जो थ्योरी है वो इन्होंने डिस्कस की थी। और इन्होंने किस किस चीज़ के बारे में बताया था। प्रोटीन्स के बारे में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियर प्रोटीन, सबके बारे में ही इन्होंने डिस्कस किया था। इन सबसे मिलके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कुछ एग्रीगेशन बनता है जो कि आगे फिर क्या है बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और उन बायोमोलिक्यूल से ही फिर हमारी जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, सेल का जो कंटेंट है वो तैयार होता है। बाद में क्या है वो सेल के अंदर बन जाती है। फर्स्ट सेल बनती है प्रोकैरियोटिक, बाद में यूकैरियोटिक सेल्स बनेंगी। तो बिल्कुल बेसिक कोसर्वेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, ये तीनों ही मिल सकती हैं, ये बताया था एबायोजेनेसिस थ्योरी के अनुसार ओप्रेन और हेल्डन ने। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कंटेंड इन यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से एसिड थे। अमाइनो एसिड तो पढ़ते ही हम, इसके अलावा हाइड्रोक्सी एलिफैटिक एसिड्स। एलिफैटिक मीन्स सिंपल, एक चेन के अंदर, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ते हैं, फैटी एसिड पढ़ते हैं, ये भी अमाइनो एसिड स्पेशल क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। हाइड्रोक्सी एसिड का मतलब, एसिड की बात जब हम करते हैं ज़्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड का जिक्र होता है, इसके अलावा OH ग्रुप्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोक्सी एसिड की बात करें। इस तरीके से सारे ही वहाँ पे क्या थे, प्रेजेंट थे। ज़्यादातर हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में, और मेनली 5 टाइप के अमाइनो एसिड है उन्होंने इसमें जो डिस्कवर किए थे, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट माना जाता है वो। लास्ट क्वेश्चन, बाय विच प्रोसेस अमाइनो एसिड्स फॉर्म्ड इन प्रिमिटिव अर्थ। कैसे, कौन सी प्रोसेस के द्वारा माना जाता है कि अमाइनो एसिड हमारी अर्थ के अंदर है शुरुआत में बने हैं। टाइम यूवी रेज भी थी, डायरेक्ट यूवी लाइट है वो गिरती थी, क्योंकि ओजोन नाम का कोई कोई लेयर ही नहीं थी वहाँ पे उस टाइम, ऑक्सीजन ही नहीं थी। और बाय लाइटनिंग, उस टाइम क्या है थंडर वगैरह, लाइटनिंग वगैरह है वो होती रहती थी, जिसकी वजह से एनर्जी का काम करती थी, एनर्जी मिलती थी मॉलिक्यूल्स को, और जो जिससे वो रिएक्शन पॉसिबल हो पाती थी। टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो भी क्या था, ज़्यादा था, अच्छा खासा टेम्परेचर उस टाइम रहता था अर्थ का। तो इन सारी कंडीशंस की वजह से वजह से हम बोल सकते हैं हमारा जो एसिड है उसके लिए इन कंडीशंस ने फेवरेबल कंडीशंस के रूप में काम किया, जिससे हमारे अमाइनो एसिड है वो बने। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने टोटल जितने भी पार्ट्स हैं या क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो कवर कर लिए हैं। हमारी यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट है जो वो डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वो आपको डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। और इसी तरीके के सेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।